गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवोकेट अनप्लग। गाइज़, आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। यानी कि सब्सटेंटिव लॉ वह लॉ होते हैं जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटी को एसर्टेन करते हैं, राइट्स लाइबिलिटी को एसर्टेन करते हैं। और प्रोसीजरल लॉ वह लॉ होते हैं जो कि प्रोसीजर बताते हैं कि किस तरीके से कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी, क्या क्या एविडेंस लीड कर सकते हैं, क्या एविडेंस में लिया जाएगा, क्या एविडेंस में नहीं लिया जाएगा। गाइस, सब्सटेंटिव लॉ में जैसे आपका आईपीसी है, आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और प्रोसीजरल लॉज में सीपीसी है, सीआरपीसी है। इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ बेसिकली प्राइमरीली इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। तो गाइज़, आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। तो यह एक्ट जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसके अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो गाइस, पार्ट 1 जो है, जिसमें कि चैप्टर 1 एंड 2 हैं, ये डील करता है डेफिनेशंस एंड रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से। गाइस, पार्ट 2 जो है वह बात करता है चैप्टर 3 टू चैप्टर 5 विच प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कि यह डील करता है ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से। गाइस, पार्ट 3 जो है, जिसमें कि चैप्टर 6 टू चैप्टर 11 है, वह बताता है रूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस इन अ कोर्ट, कैसे कोर्ट में एविडेंस लाए जाएंगे, इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशंस का क्या इफेक्ट है, एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कोर्ट इन डीलिंग विद द एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर इट। और कोर्ट जो है, जो एविडेंस उसके पास में, जो एविडेंस उसके सामने आए हैं, उसको किस तरीके से डील करता है। तो गाइज़, यह सब कुछ जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। तो गाइज़, हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, चैप्टर 1। इसका सेक्शन 1 जो है वो कहता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यानी कि इसका टाइटल क्या है और कहाँ तक ये एप्लीकेबल है और कब यह स्टार्ट हुआ। तो गाइज़, इसका जो टाइटल जो है वह दिया हुआ है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यानी कि यह एक्ट जो है वह क्या कहलाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज, अब आर्टिकल 370 के ख़त्म एबॉलिशन के बाद से जो ये एक्ट है, यह एप्लीकेबल जम्मू एंड कश्मीर में भी है एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। यानी कि यह सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो कि किसी कोर्ट में है या किसी कोर्ट के सामने हो रही हैं, इंक्लूड करेगा कोर्ट मार्शल्स को भी। पर कौन कौन से कोर्ट मार्शल्स इंक्लूड नहीं करेगा, वह हैं कोर्ट मार्शल कन्वीन्ड अंडर द आर्मी एक्ट। यानी कोई अगर कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट में हो रहा है, या नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंडर हो रहा है, या इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंडर में है, या एयरफोर्स एक्ट के अंडर में है। तो गाइस, अगर इस तरीके का कोई भी कोर्ट मार्शल है तो उस पर यह एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज़ यह कोर्ट मार्शल पे भी एप्लीकेबल होगा। और ये एप्लीकेबल नहीं होगा एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट। यानी कोई भी एफिडेविट अगर कोर्ट में प्रेजेंट किया है उस पर नहीं होगा। और कोई भी प्रोसीडिंग अगर आर्बिट्रेटर के पास चल रही है तो वहाँ पर भी यह एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। और गाइज़, इसका कमेंसमेंट का जो डेट दिया है कि इट विल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। यानी कि यह जो है 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल होगा। गाइज़, सेक्शन 2 जो है इसका रिपील कर दिया है। सेक्शन 3 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। जैसे कि ऑलमोस्ट ऑल एक्ट्स में डेफिनेशन होती हैं, ऐसे ही सेक्शन इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। गाइज़, सेक्शन 3 कहता है in this act the following words and expressions are used in the following sense unless a contrary intention appears from the context। गाइज, ये कहता है कि जो एक्ट के अंदर जो ये वर्ड्स और एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वह जो है यूज्ड इन द फॉलोइंग, जो सेंस जिस तरीके से दिए उसी तरीके से यूज़ होंगे। अगर जो बनस्पत की अगर मान लो कोई ऐसी कोई कंट्रेरी इंटेंशन जो है अपीयर नहीं होती है। तो गाइज़, सबसे पहले जो है इसमें कोर्ट की डेफिनेशन दी है। तो गाइज़, कोर्ट को यह बताता है कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंसेस। यानी कि कोर्ट की डेफिनेशन इसने इंक्लूसिव डेफिनेशन बताई है कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। जजेस इंक्लूड होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, ऑल पर्सन्स यानी कि सारे पर्सन जो कि एविडेंस ले सकते हैं एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। जब आर्बिट्रेशन एक्ट पे एप्लीकेबल है ही नहीं आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग पे, तो आर्बिट्रेटर्स पे कोर्ट जो है आर्बिट्रेटर को इंक्लूड नहीं करेगा। गाइज, नंबर 2 में दिया हुआ है फैक्ट। फैक्ट की डेफिनेशन में दिया फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। यानी कि यह डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है और फैक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो गाइज़, इसके अंदर सब सेक्शन 1 कहता है एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वह फैक्ट है। स्टेट ऑफ अ थिंग,
यानी कि किस चीज़ में है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस, ये भी एक तरीके का फैक्ट है। और रिलेशन ऑफ अ थिंग, यानी कि कोई किस तरीके से रिलेटेड है। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, यानी कि जो कि हम सेंसेस से, यानी कि कोई आँख से हम देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, किसी को टच कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारी सेंसेस है, टंग से उसका टेस्ट जो हमें पता लग सकता है। तो कोई भी चीज़ जिसको कि हम परसीव सेंस से कर सकते हैं वो क्या होगा, फैक्ट होगा। सबसेक्शन 2 कहता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यानी कि कोई भी अगर आपकी मेंटल कंडीशन जो आपकी है वह भी जो है एक फैक्ट में इंक्लूड होगी। तो गाइज इसमें इलस्ट्रेशन कहती है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट, यानी कि कोई चीज़, कुछ ऑब्जेक्ट कहीं पे रखे हैं और किसी ऑर्डर में रखे हैं तो वह भी एक फैक्ट है। दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट, यानी कि किसी आदमी ने कुछ सुना और कुछ देखा, यानी कि परसीव्ड बाय सेंस हो गया, तो वो भी क्या है, इज़ अ फैक्ट। सी कहता है कि दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज़ अ फैक्ट, अगर आदमी ने कुछ बोला, अपने कान से सुना, दैट इज़ परसीव्ड बाय सेंस, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, वह भी एक फैक्ट है। डी कहता है दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, अगर मान लो कोई आप ओपिनियन होल्ड करते हैं, कोई इंटेंशन की बात करता है और एक्ट करते हैं गुड फेथ में या फ्रॉडुलेंटली, और यूजेज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, या किसी वर्ड को किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करते हैं, और वॉज एट द स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज़ अ फैक्ट, या आप किसी चीज़ के एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई सेंसेशन है उसको आप जो है महसूस करते हैं, तो दैट इज़ अ फैक्ट। दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, यानी कि अगर आदमी की कोई रेपुटेशन है तो यह भी एक फैक्ट है। तो फैक्ट की डेफिनेशन में क्या था, मीन्स एंड इंक्लूड, यानी कि जो क्या फैक्ट का मतलब और इंक्लूड में बता दिया, कोई भी चीज़ जो है वह जो है फैक्ट हो सकती है। स्टेट ऑफ थिंग हो, मेंटल आपकी कंडीशन हो, या रिलेशन ऑफ अ थिंग हो जिसे आप सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। तो गाइज यह कोई भी फैक्ट हो सकता है। अब रेलिवेंसी की बात करते हैं, तो रेलिवेंट की डेफिनेशन में लिखा है वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, यानी एक फैक्ट जो है दूसरे से रेलिवेंट कब होगा, व्हेन द अदर इज कनेक्टेड विद, व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि एक फैक्ट को रेलिवेंट दूसरे फैक्ट के लिए कब कहेंगे, एक दूसरे फैक्ट के साथ में वह जब कहेंगे जबकि वह जो है इस जो एक्ट में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से रेलिवेंट होगा, रिलेटेड टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। रेलिवेंसी, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अनदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी कि यह कहता है कि एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट, उसके साथ रेलिवेंट वह तब कहा जाएगा जब वह किसी भी तरीके से इस प्रोविजंस ऑफ एक्ट से जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है। गाइज अब बात करते हैं फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब क्या, फैक्ट जो है बेसिकली फैक्ट इन इशू है। जनरली जब हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो आप देखते होंगे जो कोर्ट जो है बेसिकली जो इश्यूज़ को फ्रेम करता है सिविल प्रोसेस में, तो बेसिकली दे ऑल आर फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू क्या है, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड, यह भी डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव है, यह मीनिंग भी बता रही है और क्या क्या फैक्ट इन इशू में इंक्लूड होगा वह बता रही है। एनी फैक्ट फ्रॉम विच, मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जिससे आइदर बाई इटसेल्फ, यानी कि वह खुद, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, और अगर मान लो दूसरों फैक्ट के साथ कनेक्ट होने के बाद में, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंस ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी एसर्टेड और डिनाइड, यानी कि उस फैक्ट के साथ में या कनेक्शन में किसी फैक्ट और फैक्ट्स के साथ में कोई राइट, आपकी कोई राइट है, लाइबिलिटी है, डिसेबिलिटी जो है या तो वह एसर्टेन की जा सकती है या डिनाई करी जा सकती है किसी भी सूट में या प्रोसीडिंग में। नेसेसरीली फॉलोज, फॉलो में एक्सप्लेनेशन इसमें क्या दिया हुआ है, वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड एन इशू ऑफ फैक्ट दैट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर ऑफ सच इशू इज़ अ फैक्ट इन इशू। बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि किसी भी इशू को जो है कोर्ट जो है फैक्ट इन इशू बनाता है, जो कि असर्ट किया है या डिनाई किया है तो वह भी जो है सिविल प्रोसेस में जो है फैक्ट इन इशू होगा। गाइज इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए इज़ एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, यानी ए ने बी का मर्डर किया है। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी फैक्ट इन इशू, तो उसके ट्रायल में कौन कौन से फैक्ट्स जो है फैक्ट इन इशू में होंगे। दैट ए कॉज्ड बी डेथ, यानी ए ने बी की डेथ की। दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ, यानी ए की इंटेंशन थी बी की डेथ करने की। दैट ए हैज़ रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, कि ए ने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दी थी बी को, तो यह रेलिवेंट फैक्ट हो गया। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट
विच कॉज बीज डेथ वॉज बाई रीजन्स ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर। यानी कि ए ने जब बी को मारा तो उसके जो दिमाग में मतलब उसका अनसाउंड था और उसको नहीं पता था कि वह जो कर रहा है उसकी नेचर क्या है ऑफेंस की। बेसिकली ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं यह जो है फैक्ट इन इश्यू होंगे, क्योंकि यही फैक्ट डिसाइड करेंगे कि उसको किस तरह की सज़ा दी जाएगी। अगर मान लो इंटेंशन प्रूव होती है और यह प्रूव होता है कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दी थी, अगर इंटेंशन ही ये नहीं प्रूव होता, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दी थी, तो उसको मर्डर की सज़ा हो सकती है। और अगर मान लो यह प्रूव हो जाता है कि यह उसके डिफेंस में आ जाएगा कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दी थी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से उसको पता ही नहीं था कि वह किस तरीके की नेचर का ऑफेंस करा, तो ये सारे के सारे गाइज जो है यह फैक्ट इन इशू होंगे। अब गाइज डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में लिखा है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। यानी कि डॉक्यूमेंट वह हो गया या तो कहीं भी कुछ लिखा हुआ है या कहीं पे डिस्क्राइब हुआ है, जैसे कि कोई लेटर्स हैं, कोई फिगर है, मार्क्स हैं, कोई मार्क कहीं बना हुआ है, और बाई मोर देन वन और दोज मीन्स, यानी कि एक मतलब एक है या एक से ज़्यादा चीज़ें भी गई हैं, वह सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में होंगे। और विच मे बी यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, और जो क्या कहते हैं, और दोज मीन्स यानी कि वह मीन्स जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी को रिकॉर्ड, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। सपोज़ करिए जैसे राइटिंग है तो वह एक डॉक्यूमेंट है, कोई वर्ड कहीं प्रिंटेड है, लिथोग्राफ्ड है, छपा हुआ है, या फोटोग्राफ है तो वह एक डॉक्यूमेंट है। मैप जो है डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन कोई मेटल पे कोई छपा हुआ है तो वह भी डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर या डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर बेसिकली किसी की तरह कार्टून टाइप से कोई फोटो हो गई या किसी तरीके से बना दिया तो वह भी एक डॉक्यूमेंट है। गाइस इसमें एविडेंस की डेफिनेशन जो दी है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड, यानी कि बताता है एविडेंस का मतलब क्या है और क्या क्या इसमें इंक्लूड है। तो सब सेक्शन 1 कहता है ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो आपने कोर्ट में दी, जो कि आपने कोर्ट में विटनेस ने दी, जो मैटर से रिलेटेड है, उसको जो है एविडेंस मानेंगे। बेसिकली ये बात कर रहा है ओरल एविडेंस का, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो विटनेस की रिकॉर्ड होती है तो वह सारी की सारी जो है ओरल एविडेंस हैं। और बात कर रहा है सेक्शन का सब सेक्शन 2 कहता है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आप लाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जैसे कि आपने ईमेल दिया या कोई टेप रिकॉर्ड दिया, तो ये सारी की सारी ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली, या कोई आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, तो वह सारी की सारी ये बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। तो बेसिकली जो एविडेंस के डेफिनेशन में दिया है, 2 तरीके के एविडेंस हो गए, एक तो ओरल एविडेंस हो गए जो कि विटनेस ने स्टेटमेंट दी, और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए जो कि आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। और जो इसमें लिखा है कि एंड डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो बेसिकली पहला ओरल एविडेंस हो गया, सब सेक्शन 1 जो कहता है, और जो पार्ट 2 कहता है वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। गाइस अब बात करते हैं प्रूव्ड की, कि प्रूव्ड का मतलब क्या है। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists। तो गाइज बेसिकली ये कहता है फैक्ट को कब प्रूव माना जाएगा, कि व्हेन आफ्टर, जब मैटर को कंसीडर किया, कोर्ट को लगता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, और मान लो कि कोई भी अगर कोई आम आदमी जो है, प्रूडेंट मैन जो है, जिसको थोड़ी बहुत जो भी दिमाग वाला आदमी है, वह जो है उसको हर सर्कमस्टेंसेस में मानेगा कि यह चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उस चीज़ को जो है एग्जिस्ट करती है तो उस चीज़ को माना जाएगा कि ये प्रूव्ड है। गाइज अब बात करते हैं डिसप्रूव्ड की। अब डिसप्रूव्ड में क्या कहता है, ए फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। यानी कि यह कहता है कि अगर मान लो जब सारे के जो मैटर जो कोर्ट के सामने आया उसने कंसीडर किया, और कंसीडर करने के बाद कोर्ट को लगता है कि यह नहीं एग्जिस्ट करता, या कोई भी जो प्रूडेंट मैन है उसके लिए जो वो है कोई भी प्रूडेंट मैन जो है उसके लिए इतना प्रोबेबल है कि कोई भी आदमी जब देखेगा तो जो सर्कमस्टेंसेस हैं पर्टिकुलर केस के, उससे यह लगता है कि यह चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, तो उसको डिसप्रूव्ड माना जाएगा। गाइज नॉट प्रूव्ड का मतलब ये हो गया कि जो ना प्रूव हुआ ना डिसप्रूव्ड हुआ। अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। गाइज में इंडिया की डेफिनेशन में दिया, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बस मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, जब आर्टिकल 370 जो है ख़त्म हो गया, उसके बाद से जो है स्टेट की डेफिनेशन, इंडिया की डेफिनेशन में जो है अब जो है जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड है। गाइज इसका जो बात करते हैं बात करते हैं आगे, द एक्सप्रेशंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट,
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, एनी सब्सक्राइबर शैल हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बेसिकली ये बात कर रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की जो भी चीज़ें हैं जो आईटी एक्ट में डेफिनेशन 2000 में दिया हुआ है, वही सारी की सारी जो है यहाँ पर भी उसको मान लिया जाएगा। गाइज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देते हैं तो दैट शुड बी अ कॉन्टेम्पोरेनियस, यानी कि उसमें कोई बीच में वो है नहीं होना चाहिए कि मान लो सपोज करिए आपके जो अपने फेवर का है तो आपने रिकॉर्डिंग दे दी और जो नहीं है वह आपने डिलीट कर दी। तो आपके जो एविडेंस होना चाहिए कॉन्टेम्पोरेनियस होना चाहिए, बीच में उसमें जो है गैप्स नहीं होने चाहिए। जनरली क्या होता है आपने देखा होगा मोस्टली जो केसेस होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं जिसमें डिस्प्यूट होती है, अगर व्हाट्सएप की कॉल वगैरह देते हैं जो अपने फेवर के मैटर होते हैं, मैसेज होते हैं, वो तो आदमी रख लेता है, बाकी डिलीट करता है। तो उस तरीके का अगर आप एविडेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लीड करोगे तो वह जो है नहीं यूज़ हो पाएगा क्योंकि वह कंटेम्परेनियस नहीं है। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 बात करता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। यानी कि अगर एक्ट में कहीं मे प्रिज्यूम यूज़ किया है तो उसका मतलब क्या होगा, शैल प्रिज्यूम यूज़ किया है तो क्या मतलब होगा, और कंक्लूसिव प्रूफ है तो इसका मतलब क्या होगा। तो गाइस सेक्शन कहता है कि वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट। यानी कि यह एक्ट कहता है कि अगर मान लो कोई कहीं पे मे प्रिज्यूम यूज़ हुआ है तो कोर्ट उसको प्रूव्ड मानेगा जब तक कि वह डिस्प्रूव नहीं हो जाता, या उसके जो है उसके एविडेंस भी जो है वह मांग सकता है। गाइस शैल प्रिज्यूम अगर कहीं पे मान लो एक्ट में यूज़ होता है तो गाइज यह कहता है कि वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। यानी कि अगर मान लो कहीं भी शैल प्रूव यूज़ होता है तो कोर्ट उस फैक्ट को जो है प्रूव्ड मानेगा जब तक कि वह डिस्प्रूव नहीं हो जाता। गाइज कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। कंक्लूसिव प्रूफ कहता है वन फैक्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। अगर मान लो कोई एक फैक्ट जो है दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया, कंक्लूसिव एक फैक्ट का जो प्रूफ होना दूसरे फैक्ट को, एक फैक्ट जो है दूसरे दोबारा व्हेन वन फैक्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। यानी कि अगर कोई फैक्ट जो है किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ जो है अगर हो जाता है तो द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ, अगर मान लो एक फैक्ट जो प्रूफ हो जाता है तो दूसरे के लिए जो कोर्ट जो है एविडेंस अलाउ उसको भी प्रूफ मानेगी और उसके लिए एविडेंस भी रिड्यूस करना, डिस्प्रूव करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो गाइज़ यही सब कुछ था चैप्टर 1 में। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। गाइज़ अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।